एक बात और आपको बताना चाहेंगे, ये चुनाव जो है 2024 का, ये कहा जा रहा है कि सबसे लंबा चुनाव हुआ इस बार। चुनाव प्रचार के लिए करीब करीब 2.5 से 3 महीने का वक्त मिला तमाम प्रत्याशियों को, तमाम कैंडिडेट्स को, जिनका सबने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। इस दौरान में एक रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बना है इस बार, और वो रिकॉर्ड ये बना है कि उन्होंने इस दौरान सबसे अधिक चुनावी रैलियां की, चुनावी सभाएं की, चुनावी इवेंट किए, रोड शोज़ किए। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिनके बारे में कहा गया कि वो प्रेस से बात नहीं करते हैं, उन्होंने एक नहीं दो नहीं दर्जनों इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू देने में भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी का ये चुनाव प्रचार, जो उनसे शुरू हुआ और आज उन्हीं के इस मेडिटेशन के साथ खत्म हुआ। आइए देखते हैं उनके चुनावी कार्यक्रम पर एक नज़र डाल लेते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा की ये रिपोर्ट। तो इस लोकसभा चुनाव में जहां गर्मी ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में 206 पब्लिक मीटिंग्स, रोड शो और दूसरे इवेंट्स किए हैं। अगर मीडिया से इंटरव्यू की बात करें तो 80 इंटरव्यू पीएम नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान दिए हैं। और इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार में बनाया हुआ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस वक्त उन्होंने 142 रैलियां और रोड शो किए थे। अगर हम राज्यों की बात करें तो पीएम मोदी ने 4 राज्यों पर खास तौर से इस बार फोकस किया है: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों की सीटें अगर मिलाएं तो 210 लोकसभा सीटें होती हैं, जो कि कुल लोकसभा सीटों का 40% करीब है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इन 4 राज्यों पर पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। राज्यवार अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा 31 रैलियां, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां पीएम मोदी ने की हैं। मई में सबसे ज्यादा गर्मी थी, सबसे ज्यादा प्रचार भी मई में ही पीएम मोदी ने किया है। 91 रैलियां और अन्य इंटरेक्शन पीएम मोदी ने मई के महीने में किए हैं। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनके बारे में जो कांग्रेस की ओर से जानकारी मिली है, तो राहुल गांधी के 107 इंटरेक्शन, पब्लिक मीटिंग्स और अन्य जो बातें हैं वो इवेंट्स हुई हैं चुनाव संबंधित। अगर मीडिया से इंटरव्यू की बात करें तो राहुल गांधी ने केवल एक ही इंटरव्यू दिया है। वहीं अगर अन्य बीजेपी नेताओं की बात करें तो पीएम मोदी उनसे भी कहीं आगे हैं। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तुलना करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रैलियां और रोड शो किए, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 134 रैलियां और रोड शो किए हैं। तो ये इस बात को भी दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा किया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगाया है। और यही कारण है कि जो ब्रांड मोदी है, बीजेपी ने उस पर ही इस पूरे चुनाव प्रचार में भरोसा किया है। तो ये तो रहा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, कैसा रहा उनका चुनाव प्रचार। एक नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पे कर लिया इस चुनाव प्रचार के दौरान, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है 14 के और 19 के। लेकिन विपक्ष ने भी इसका भरपूर, इस चुनाव प्रचार के दौरे का भरपूर फ़ायदा उठाया है। इस वक्त हम 80 पर मौजूद है, 80 घाट पर वाराणसी में, प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके बारे में हमने बात की। अब विपक्ष के चुनाव प्रचार पर ज़रूर नज़र डाल लेते हैं। विपक्ष की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे साहब हो, या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो कि बीच में जेल भी गए, जेल से बाहर आकर उनको प्रचार करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। ऐसे में विपक्ष का क्या चुनाव प्रचार रहा, विपक्ष ने कैसे इन 2.5-3 महीनों में अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, ये एक रिपोर्ट देखते हैं मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती की। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब वक्त है विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार और रैलियों का आकलन करने का। 8 बड़े नेताओं के यदि रैलियों की संख्या आप जोड़ें तो वो करीब 850 से अधिक बैठती हैं, जिसमें सबसे ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लूँगा, क्योंकि उनकी उम्र 81 साल है। उन्होंने रैलियां जो है 82 की हैं, 17 जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। इतनी उम्र में भी उन्होंने लगता है कि अपनी पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी के लिए झोंक दी है। साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र करना चाहूँगा। 107 रैलियां रोड शो राहुल गांधी ने की है, प्रियंका गांधी ने 108 रैलियां और रोड शो किए हैं। इनका यदि मिला दिया जाए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तो 215 रैलियां या रोड शो आप कह सकते हैं। प्रियंका गांधी ने 100 से ज़्यादा बार मीडिया के साथ बातचीत भी की है। अखिलेश यादव की 82 रैली है, यानी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से हर लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में उनकी रैली हुई है। तेजस्वी यादव की बात करें तो 251 रैलियां हैं। ये इसलिए है कि 7 फेज में चुनाव होता है, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में
34 साल के हैं तेजस्वी यादव, आप उनसे उम्मीद कर सकते थे, लेकिन बाद में उनको स्पाइन इंजरी हुई और वो व्हील चेयर पर जो है रैलियां करते हुए नजर आए हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बात करें तो केवल पश्चिम बंगाल में इन दोनों ने करीब 180 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 7 फेज में चुनाव हुए हैं। केजरीवाल साहब की बात करते हैं, इनको 21 दिन की मोहलत बेल दी थी अदालत ने। इन 21 दिनों में इन्होंने 67 रैलियां और रोड शो कर दिया। 30 से ज़्यादा इंटरव्यू भी अरविंद केजरीवाल ने की है। यानी विपक्ष के इन 8 नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपनी अपनी पार्टियों को और अपने गठबंधन को अधिक से अधिक सीट जिताने के लिए। यही इस बार के लंबे और काफ़ी दिनों तक चलने वाले थकाऊ चुनाव प्रचार के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी स्टोरी है। इसका रिजल्ट जो है अब पता चलेगा 4 जून को। एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बन रहा है इन चुनावों में, अपने देश का रिकॉर्ड है ये अब तक के दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव है। हालांकि ताज़ा आंकड़े बिल्कुल आए नहीं हैं, उनको आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जो एक आकलन किया गया है कि तमाम स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पता लग रहा है कि 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव दुगने से भी ज़्यादा खर्चीला है। यानी चुनाव प्रचार पे इतना पैसा, इतना साधन, इतना तंत्र इस्तेमाल हुआ है, और वो सभी पक्षों से, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। सबसे खर्चीले चुनावों में इसका नाम गिना जाएगा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के अध्यक्ष हैं एन भास्कर राव। उन्होंने एक आकलन निकाला है अभी तक के चुनाव प्रचार का, उसके कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इन चुनावों में भास्कर राव साहब के रिसर्च के मुताबिक 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। 1,35,000 करोड़। 2019 में इसी चुनाव प्रचार में लोकसभा में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। तो 60,000 के दुगना यानी 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इस बार हो पाया है। एक और ख़ास बात यह है कि 96 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं। अगर हम ये पर मतदाता खर्चा निकालें तो करीब हर मतदाता पर 1400 रुपये राजनीतिक पार्टियों ने खर्च किए हैं। 1400 रुपये हर पार्टी का अगर इकट्ठा कर लिया जाए। दिलचस्प आंकड़े हैं ये। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति बने थे, वो कहा गया था कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। लेकिन हमारा चुनाव, हिंदुस्तान के लोकसभा का चुनाव, अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। वॉशिंगटन डीसी स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है opensecrets.org, उसकी भी एक रिपोर्ट आई। तब उसने कहा कि अमेरिका में प्रचार पर 2020 में 14.4 अरब डॉलर, 14.4 अरब डॉलर, यानी अगर हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो वही 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा, कितना खर्चीला काम होता है चुनाव करवाना। मौसम, जब चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई थी मार्च के महीने में, तब सर्दियाँ जा रही थी, हल्का हल्का सुहाना सा मौसम था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, चुनावी गर्मी भी बढ़ती गई और आसमान की गर्मी भी बढ़ती गई। आलम ये हो गया है कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त वाराणसी में 42-43 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत उमस है। उमस को देख के तो लगता है कि ये 50 डिग्री के आसपास होगी। नदी है बगल में, माँ गंगा है, तो उमस बढ़ भी जाती है उस वजह से। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इन तमाम चुनाव प्रचार के दौरान कि इस 3 महीने के दौरान बहुत से मुद्दे उठे, बहुत सी बातें की गई दोनों तरफ से, और उन पर एक नज़र डालते हैं बारी बारी से। एक बड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिली। इस बार कोई भी पार्टी ने अपने मतदाताओं से वादा नहीं किया, अब की बार गारंटी दी गई। मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, दोनों तरफ से गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। घोषणा पत्रों के नाम बदल दिए गए, एक ने न्याय पत्र कहा, एक ने संकल्प पत्र कहा। अब घोषणा पत्र नहीं बोलती है राजनीतिक पार्टियां, उन्हें घोषणाएं नहीं करती हैं, वादे नहीं करती हैं, अब वो गारंटी दे रही हैं। मोदी जी ने अपनी रैली में तमाम मोदी की गारंटी कहा। राहुल गांधी का जो प्रोग्राम आया था, न्याय पत्र उनको रिलीज़ हुआ था, उसको उन्होंने 5 गारंटियों की बात की थी। तो ये चुनाव गारंटी वर्सेस गारंटी का रहा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस चुनाव में एक और बड़ी बहस चली संविधान बदलने की। संविधान बदलने की तैयारी चल रही है, या संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता। दोनों तरफ के तर्क है, विपक्ष का भी और सरकारी पक्ष का भी। बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को विपक्ष दे देगा, इस तरह की पैरवी की उन्होंने, वो सेंधमारी की तैयारी की उन्होंने। ये एक मुद्दा बनाया। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी ने लगाया। इस चुनावों में बार बार प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने अपनी रैलियों में कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी करती है। सैम पित्रोदा ने कुछ बयान दिए जिससे कांग्रेस पार्टी घिरी, बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी ने घेरा। उस बहाने से अगर आपको याद हो
तो विरासत कानून की बात हो गई, जिसका सैम पित्रोदा ने अमेरिका के हिसाब से हिंदुस्तान में लागू करने की बात कर दी थी। उस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और कांग्रेस को सैम पित्रोदा को किनारे करना पड़ा, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनको हटाना पड़ा। इतना बड़ा मुद्दा बन गया था। इसके अलावा भारतीयों की पहचान का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बना इन चुनावों में कि भारतीयों की पहचान क्या है। प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ बयान निकले जिन पर बहुत विवाद हुआ, जैसे घुसपैठिए कहा, जैसे कपड़े देकर पहचान लेने वाली बात की। प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी छीन लेगी, आपकी भैंस ले जाएगी, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो बहुत ही दिलचस्प बीते 2.5-3 महीनों में, इन 75-100 दिनों में हमने चीज़ें सुनी हैं। तो कौन से मुद्दे से किस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, किस मुद्दे से किस मतदाता ज़्यादा प्रेरित हो रहा है या उसको लुभाया जा रहा है, आइए इस चुनाव के दौरान की एक झलकियाँ देखते हैं किन नेताओं ने क्या क्या बयान दिए और क्या क्या कहा। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, ममता बनर्जी भतीजे को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, शरद पवार बेटी को सीएम बनाने के लिए पॉलिटिक्स में है, और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ को समृद्ध करना चाहते हैं। आपकी आवाज वो भी उठा सकते थे, आपके लिए वो भी लड़ सकते थे। उनको परवाह ही नहीं थी आप लोगों की, उनको शायद पता ही नहीं था कि आपकी ये समस्याएं हैं। उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की आप लोगों की। आम आदमी पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपके बीच से निकले हुए लोग हैं हम लोग। ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश ना गोरखपुर पहुंचा, ना देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गई, आरक्षण छिन गया, और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। আপনি কি বলেন मोदी का गारंटी, मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी, तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स।
तो सुने आपने नेताओं के भाषणों के अंश, जिसके ज़रिए अपने अपने वोटर को समझाने की, लुभाने की, अपनी तरफ लाने की कोशिशों में हर पार्टी लगी रही। कौन कामयाब होगी ये तो 4 जून को पता लगेगा, जब NDTV इंडिया पर आप नतीजे लाइव देख पाएंगे।